हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, सु संध्या। कैसे हैं आप सब लोग? तो आप लोगों का लॉ का पेपर बच्चे लोगों हो चुका है और एज यूजुअल आप लोगों के मैसेजेस हैं डाउट्स के लिए। तो मैं एक काम कर देता हूं, बहुत फटाफट से एक वीडियो बना रहा हूं मैं इसके ऊपर। बहुत फास्ट वीडियो बच्चे लोगों, 10 मिनट में हम लोग सारा पेपर डिस्कस कर लेंगे। लेकिन रिक्वेस्ट आपसे वही है, 26 तारीख के बाद देखिएगा, कंट्रोल रखिएगा अपने ऊपर। बट उन सारे लोगों के लिए जो अभी अपने अगले टेस्ट की तरफ नहीं जा पा रहे हैं, उनका दिमाग पूरा लॉ के क्वेश्चंस में ही है, तो बहुत फटाफट से बात कर देता हूं। चलिए, तो बगैर समय गवाए फर्स्ट क्वेश्चन पे बात शुरू करते हैं बच्चे लोगों। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सीधा सीधा सा क्वेश्चन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जहां पे आर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के अंदर जा रहा है, गुड्स उसको परचेस करने हैं जिसके लिए गारंटी मांगी गई है। और आर का अपना एक शॉप है, पी वहां पे जा रहा है और पी को एक गुड्स परचेस करने हैं जिसके लिए उसके दोस्त एस ने गारंटी दिया है और ये गुड्स इंस्टॉलमेंट के ऊपर परचेस किए हैं। 4 इंस्टॉलमेंट के बाद में इंस्टॉलमेंट हो गया हमारा बायर, डेटर इंस्टॉलमेंट हो गया है, तो बट ऑब्वियसली श्योरिटी विल बी रिस्पॉन्सिबल। ये तो आपका आंसर यस में जाने वाला है। सेकेंड पार्ट क्लियर बोल दिया गया है कि अगर यहां पे मिस्री प्रेजेंटेशन करके कॉपर फिल्टर की जगह नॉर्मल दे दिया है, मिस्री प्रेजेंटेशन करके गारंटी लिया है, तो श्योरिटी बिकम डिस्चार्ज, वो लायबल नहीं होगा। सेक्शन 142 में क्लियर आपको दे रखा है, तो वहां से इसका आंसर हमारा बनने वाला है। ये अपने को लिखना चाहिए था, पहला वाला पार्ट को एक्सटेंसिव वाला 128 से हम लोग लिख सकते थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बच्चों, कंपनीज एक्ट का एकदम सीधा सा क्वेश्चन है। एबीसी लिमिटेड के पास में यहाँ पे 10,000 शेयर है, पहले से इशूड है। 10,000 शेयर उन्होंने और इशू कर दिए, कुल मिलाकर के 20,000 शेयर हो गए हैं। बाद वाले 10 में से 5,000 XYZ को दिए हैं, तो बच्चों 5,000 शेयर खरीदने से इन दोनों के बीच में तो होल्डिंग सब्सिडरी का कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। मोर देन 50% के राइट्स नहीं है, कहानी वही खत्म है। अब XYZ ने यहां पे ये शेयर परचेस किए हैं और XYZ की एक सब्सिडरी कंपनी PQR है, वो कह रही है कि भाई यहाँ पे PQR जो है वो ABC की सब्सिडरी होनी चाहिए। तो लॉजिकल बात ही नहीं है भाई, सब्सिडरी का तो पॉइंट ही नहीं लगेगा यहाँ पे, है ना? क्योंकि वैसे भी XYZ ABC के शेयर परचेस कर रही है बराबर, ना कि ABC ने XYZ के शेयर परचेस किए हुए हैं। तो इसीलिए होल्डिंग सब्सिडी तो भूल जाइए। यहां तक कि ABC और XYZ का भी डायरेक्टली कोई रिलेशन यहाँ पे बनता अपने को नहीं दिख रहा है, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो सीधा सीधा हमारा क्वेश्चन बनेगा नेक्स्ट के अंदर बच्चों, अगर पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन वैसे तो मैंडेटरी है नहीं, लेकिन अगर आप नहीं करवाते हैं तो भी कुछ राइट्स ऐसे हैं जिन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है बराबर। 100 रुपीज तक का सर्ट ऑफ कर सकते हो, डिसोल्यूशन की डिमांड कर सकते हो, स्टैट्यूटरी राइट्स पे कोई असर नहीं होगा। वो सारे पॉइंट आपको यहाँ पे लिख देने चाहिए थे। चलिए सेकंड के पर आते हैं बच्चे लोगों। बढ़िया क्वेश्चन, सोगा के सेक्शन नंबर 9-10 का क्वेश्चन है, जहां पे एक सोनी एक फ्रेंड ऑफ प्रिया वांटेड टू बाय 2 व्हीलर। दोनों लोग मिलकर के एग्री कर लेते हैं कि वो थर्ड पर्सन प्रिया के फादर के पास में जाएंगे, वो अमाउंट डिसाइड करेंगे। प्रिया उसी वक्त चाबियां जो है, कीज जो है वो सोनी को दे देती हैं। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का पॉइंट हो गया। अब प्रिया के फादर प्राइस फिक्स करने से मना कर देते हैं। रूल कहता है थर्ड पार्टी प्राइस फिक्स करने से मना करे तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। लेकिन अगर यहां पे आपने गाड़ी या गुड्स हैंडओवर कर दिए हैं तो फिर वापस नहीं ले सकते, रीजनेबल प्राइस पे करना पड़ेगा। तो क्या प्रिया टेक बैक इस व्हीकल? नहीं होगा, रीजनेबल प्राइस देना पड़ेगा बराबर। हालांकि सेक्शन में लिखा हुआ है गुड्स डिलीवर एंड अप्रोप्रिएट या रिसीव एंड अप्रोप्रिएट, तो मान के चलेंगे कि रिसीव हो गए, अप्रोप्रिएट भी हो गए हैं, तो अब आप गुड्स तो वापस नहीं ले सकते हो, पैसा डिमांड कर सकते हो रीजनेबल वाला। हाँ, अगर गाड़ी हैंडओवर नहीं किया होता तो बिल्कुल सही है, एक्सप्रेसली वॉइड हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट पूरा वॉइड ही रख देते हैं अपन। ये अपने को आंसर में ड्राफ्ट करना चाहिए था बराबर। अगला क्वेश्चन बच्चे लोगों, ओपीसी डायरेक्ट आपसे पूछा है, सेलिएंट फीचर्स और ओपीसी की डेफिनेशन वगैरह आपसे पूछी है, तो बहुत इजीली 7 मार्क के बढ़िया पॉइंट आप लोगों के पास में है। अगला पॉइंट भी बच्चों, एलएलपी की क्वालिटीज 4 डायरेक्ट पॉइंट दे दिए, सब में आप 2-2 3-3 लाइन बहुत आराम से लिख सकते हैं। इजी पॉइंट्स आपको अच्छी तरह से आते हैं, तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजीली आप लोगों ने कर लिया होगा। नेक्स्ट पे आता हूं बच्चे लोगों, PQR एक पार्टनरशिप फर्म फॉर्म करते हैं और यहां पे सीधा सा 12 साल के लिए पार्टनरशिप फर्म इन्होंने बनाई है। 4 साल बाद 2 पार्टनर्स को लगता है यार फर्म में लॉसेस है, फर्म को बंद करना चाहिए। एक पार्टनर कंटिन्यू करना चाह रहा है पी, तो आपसे पूछा क्या करना चाहिए। तो अगर पार्टनरशिप फर्म फॉर पर्टिकुलर ड्यूरेशन है तो ऑल कंसर्न के बगैर बंद तो हो नहीं सकती टाइम से पहले। तो एक ही तरीका है, सेक्शन 44 में कोर्ट को अप्लाई कर सकते हैं, अपने पढ़ा हुआ है। कंटिन्यूस लॉसेस अगर हैं तो ऐसे में आप कोर्ट को अप्लाई कर सकते हो और कोर्ट में गिव ऑर्डर फॉर डिसोल्यूशन। तो ये रेमेडी इनके पास में बचती है, अपने को लिख देनी चाहिए थी। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, अगेन क्वेश्चन हमारा पार्टनरशिप का ही है। AB ऑपरेटर टेक्सटाइल मर्चेंट और ए जो है वो खाली स्लीपिंग पार्टनर है, फाइनेंस कर रहा है। बी बिजनेस को संभाल रहा है, एक्टिव पार्टनर है। अब बी के पास कुछ गुड्स आते हैं जिनका मालिक सी है, लेकिन बी को ये पता है कि वो चोरी के गुड्स है, मतलब सी रियल ओनर है और चोरी के गुड्स इसके पास में आ गए हैं। ये पता होने के बाद भी उसने परचेज भी किया, आगे सेल भी कर दिया, पैसा भी फॉर्म में लिख दिया है। अब बट ऑब्वियसली ट्रू ओनर सी आएगा तो पैसा मांगेगा कि लाओ मैं तो ट्रू ओनर हूं,
मेरे लॉसेस भरो। अब ऐसे में ए मना कर रहा है, ए कह रहा है मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है क्योंकि जो मिसकंडक्ट किया वो बी ने किया है, मैं रेस्पॉन्सिबल नहीं हूं। बच्चों सेक्शन नंबर 24 लगना चाहिए इसके अंदर, जो ये कहता है नोटिस टू एक्टिव पार्टनर इक्वल्स टू नोटिस टू ऑल द पार्टनर। सेम ऐसा प्रोविजन, ऐसा क्वेश्चन भी अपन ने कर रखा है। चोरी के गुड्स हैं, एक पार्टनर को पता है तो मान के चला जाएगा सबको पता है, और इसीलिए पूरे फर्म की रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे बनने वाली है। ये अपने को ध्यान में रखना है। आप किसी ने म्यूचुअल एजेंसी से भी अगर इस क्वेश्चन को कर दिया है तो वो कर सकता है, लेकिन सेक्शन 24 इसके अंदर हमारा लगना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे लोगों, बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन बना दिया गया है, क्वेश्चन है नहीं। हमेशा ध्यान रखो बच्चे लोगों कि गवर्नमेंट कंपनी, अगर किसी भी कंपनी को डिक्लेयर करना है तो दो कंडीशन है, 51% सीजीएसजी के पास हो या मोर देन 50% पार्ट गवर्नमेंट कंपनी के पास हो, मतलब गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी। अब अगर कोई गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कंपनी को मिला के देखेगा तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो यहां पे गवर्नमेंट के पास में 20% की शेयर होल्डिंग है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट के पास 10 की है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के पास भी 10 की है, तो गवर्नमेंट के पास में टोटल 40% की होल्डिंग हो रही है। इसीलिए ये कंपनी XYZ जो है, यहाँ XYZ का ही पूछा है हमको बराबर, इसको हम गवर्नमेंट कंपनी नहीं बोलेंगे। अब कई लोगों ने क्या गड़बड़ी कर दी होगी, देखो LIC वाला तो हमारे नोट्स में भी दे रखा है, तो वो तो आपने क्रॉस कर ही दिया होगा। अक्सर उलझेंगे हम यहाँ पे, सर ABC लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है सर, और देखो गवर्नमेंट कंपनी के 15% है, तो 40 और 15 जोड़े सर 55% हो रहा है सर, गवर्नमेंट कंपनी को आप क्यों नहीं जोड़ रहे हो? मैं नहीं जोड़ सकता भाई, दो ऑप्शन है, या तो ये ABC लिमिटेड जो आप देख रहे हो इसके अकेले के पास मोर देन 50% होते हैं, 50% से ऊपर, तो हम कह देते कि हाँ भाई XYZ इसकी सब्सिडरी हो गई, और गवर्नमेंट की सब्सिडरी कंपनी सब्सिडरी ही होती है बराबर, तो वो यहां पे पॉइंट लग जाता, लेकिन वो नहीं लग रहा है। तो इन तीनों की आप शेयर होल्डिंग सोचो, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कंपनी के आपस में ऐड करके आप बता दो तो नहीं होने वाला है। ये आप सब जगह पे चेक कर सकते हैं, इसको नोट्स में क्लियर कट आप लोगों को बुक के अंदर मिल जाता है कि रिलेशन कैसे बनेगा, मैंने क्लास में बता भी रखा है, इसीलिए ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी की कैटेगरी में नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं बच्चे लोगों। MNN होल्डिंग 70 और 30% शेयर हेल्ड कर रहे हैं, दोनों की डेथ हो गई है, क्या कंपनी चलेगी? परपेचुअल सक्सेशन आपको लिखना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट में बच्चे लोगों यहाँ पे आपसे श्योरिटी के राइट्स पूछ लिए हैं अगेंस्ट डेटर, क्रेडिटर और को श्योरिटीज, सेक्शन 140, 141, 145, 146 है। जो भी पैसा आप चुकाओगे डेटर से वापस रिकवर कर लोगे, राइटफुली जो आपने पे किया होगा। क्रेडिटर के अगेंस्ट में सबरोगेशन के राइट्स आपको मिल जाते हैं, को श्योरिटी से इक्वल शेयर ले लोगे, तो वो सारे पॉइंट अपने को लिखने चाहिए थे। डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है। फोर्थ के पर आते हैं बच्चों। जे एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट टू परचेज हिज हाउस, 20 लाख है, 3 महीने के अंदर डिलीवरी करना है, 50,000 रुपया टोकन मनी हम ले चुके हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑथोरिटीज ने क्या कर दिया, यहाँ पे जो हाउस था उसको डिमोलिश कर दिया, उसको गिरा दिया है। क्या हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट का, तो अपन जानते हैं सेक्शन 56 लग सकता है, जहां कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल है, सब्जेक्ट मैटर भी डिस्ट्रॉय हो चुका है और ऑपरेशन ऑफ लॉ भी हो चुका है, आप दोनों लगा सकते हैं, इसके अंदर बढ़िया पॉइंट है बराबर। और क्या पैसा रिफंड हुआ क्या? बिल्कुल बच्चों, सेक्शन 65 अपने भर भर के पड़ा हुआ है, कोई भी एग्रीमेंट वॉइड डिक्लेयर हो रहा है तो एडवांस पैसा वापस देना पड़ेगा। पेंटर वाला एक एग्जांपल अपन ने किया हुआ, एडवांस मनी दे दिया वाला, तो 50,000 वापस आएगा, सेक्शन 65 का सीधा सा क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आते हैं। रमा डायरेक्ट श्याम टू सेल लैपटॉप फॉर हिम, और उसको 11% ऑफ कमीशन देने वाली है बराबर से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दिए लैपटॉप के इंपोर्ट के ऊपर, तो रमा ने सोचा कि भाई अब आगे प्राइस नियर फ्यूचर के अंदर कुछ बढ़ेगी नहीं या कुछ होगा, तो उसने एजेंट का ऑथोरिटी जो है वो रिवोक कर दिया। बिल्कुल आप कर सकते हो, आपको परमिशन है कि एजेंट का ऑथोरिटी जो है वो रिवोक यहाँ पे 201 वगैरह के अंदर हम पढ़ते हो सकता है, ठीक है, फर्दर सेल के लिए। श्याम बिफोर रिसीविंग द लेटर, लेकिन लेटर रिसीव होने से पहले 5 लैपटॉप बेच दिए थे, जो भी प्राइस फिक्स हुई थी। अब श्याम यहाँ पे 11% कमीशन मांग रहा है, 5 लैपटॉप फॉर 1 लाख ईच, तो टोटल 5 लाख रुपया होता है, 5 लैपटॉप का 1 लाख का ईच बता रहे हैं यहाँ पे। तो 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या सेल ऑफ लैपटॉप आफ्टर रिवोकिंग श्याम ऑथोरिटी इज बाइंडिंग ऑन रमा? जी नहीं। जब एजेंसी की ऑथोरिटी वापस ले ली गई है उसके बाद अगर आप बेचते हो तो फिर यहाँ पे हमारा जो प्रिंसिपल है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, लेकिन जब तक थर्ड पार्टी को इस बारे में पता नहीं हो, आपने पढ़ा हुआ है वो लेटर वाला एक एग्जांपल अपन ने पढ़ा था, तो वैसे डायरेक्टली रिवोक करने के बाद के लिए ऑथोरिटी प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होता नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन जो बेच दिए गए हैं उसके लिए तो लायबिलिटी एस्टैब्लिश हो गई है, 208 में भी ये लिखा हुआ है बराबर, उस पे कमीशन का पेमेंट आपको करना ही पड़ेगा, तो ये अमाउंट कैलकुलेट करके अपने को यहाँ पे लिख देना चाहिए था। तो रिवोकेशन ऑफ एजेंसी के अंदर अपन ने पढ़ा हुआ है कि रिवोकेशन कब से इफेक्टिव होगा, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, वो अपने को लिख देना चाहिए था। नेक्स्ट पे आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्रमोशनरी नोट आफ्टर साइड, तो प्रेजेंटमेंट सेक्शन 76 में लिखा हुआ है किन कंडीशन में प्रेजेंटमेंट अननेसेसरी है, कि अपने को नहीं करना चाहिए, सामने वाला मिला नहीं, उसने खुद ने एक्सक्यूज कर दिया, वो सारे पॉइंट अपने को लिख देने चाहिए थे। 7 मार्क का क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। तो
नेक्स्ट बच्चों, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से 3 चीजें, सेबी, आरबीआई और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड। तो जो पढ़ के गया है वो बहुत आराम से लिख देगा, नहीं भी पढ़ के गया है तो आरबीआई और सेबी के बारे में तो आई थिंक इकोनॉमिक्स वगैरह में भी शायद होता होगा, तो बहुत आराम से आप पढ़ते ही हो तो बिल्कुल लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारा 5th का है, यही धांसू क्वेश्चन है, सबसे जबरदस्त वाला क्वेश्चन है जिसने धमाल मचा रखी है। आइए बात करते हैं। PTC Hotel in Bombay decided to sell their furniture by auction. For this purpose, they appointed RN Associates for auctioneer. टॉप 10 रिनोड आर्किटेक्ट को उन्होंने बॉम्बे के इनवाइट किया है, 10 जनों को उन्होंने इनवाइट किया है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। राइट टू बिड वॉज नॉट नोटिफाइड बाय देम। अब ये जो लाइन है आगे कहां काम आएगी बाद में बताऊंगा। फर्नीचर वॉज पुट इन लॉट्स फॉर सेल, फर्नीचर लॉट में बिक रहा है। इट वॉज डिसाइडेड फॉर एवरी लॉट ऑफ फर्नीचर दे विल रिजर्व प्राइस। ओके, बहुत खतरनाक चीज है। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये डायरेक्टली स्टडी मैट नोट्स वगैरह में होता नहीं है जब तक डीपली थोड़ा जाकर के नहीं पढ़ो इसको। तो ये लाइन भी बहुत काम की आएगी कि हर लॉट के लिए उन्होंने एक रिजर्व प्राइस यहां पे रखी हुई है। आगे सुनते हैं। 25 ऐप को ऑक्शन होता है, स्टार्ट 10 बजे होता है। पीडीसी होटल है, स्पेशल फर्नीचर, 3 पार्टीज वहां पे आती है, नील, राज और देव, ऑन बिहाफ ऑफ देयर रेस्पेक्टिव कंपनीज बिडिंग होती है। अब बच्चों फर्स्ट साइटली हमको लग रहा है कि देव का हाईएस्ट बिडिंग है तो उसको मिलना चाहिए। सेल वॉज कंप्लीटेड इन फेवर ऑफ नील, लेकिन ये नील को सेल कर दिया गया है बाय आरएन एसोसिएट्स बाय फॉल ऑफ हैमर। देव का बिड रिजेक्ट किस ग्राउंड पे किया है कि राइट टू बिड वॉज रिजर्व्ड, कि हमने रिजर्व कर रखा है, और देव की जो कंपनी है वो इन्वाइटेड ही नहीं थी। अब बच्चों 2 बातें इसके अंदर है। अब इसमें मुझे लगता है कि आईसी जो आंसर बनाएगी वो 2 बेस पर बना सकती है। मैं दोनों बेस आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो अब आईसी के मेन आंसर के आने पे ही पता लगेगा। प्रैक्टिकली अगर देखें तो हाईएस्ट बिड 6.10 है, तो इसको बिड का ऑर्डर मिलना चाहिए, ठीक है। अब ये जो रिजर्व प्राइस का सीन होता है ना, दे विल बी रिजर्व प्राइस, उसके पीछे रूल क्या है। कई बार क्या होता है कि हम एक रिजर्व प्राइस अपने मन में सोच लेते हैं, जैसे हमने अपने मन में सोचा कि भी हमारी रिजर्व प्राइस 5 लाख रुपए की रहेगी, फॉर एग्जांपल, सुनिएगा पूरा, ठीक है। ये रिजर्व प्राइस हमको वहां डिस्क्लोज करने की जरूरत भी नहीं है। अब हमको अगर लगता है कि बिडर ने रिजर्व प्राइस के नीचे ही बोली लगाई है, तो भले ही हाईएस्ट, मान लो यहां सिर्फ 4.85 हाईएस्ट होती राज की, बाकी सब बोलिए इसके नीचे है, तो हम हाईएस्ट होने के बावजूद भी मना कर सकते थे, भाई हम सेल करने में इंटरेस्टेड नहीं है, भाई हमारी रिजर्व प्राइस ही नहीं मिल रही है तो हम उस पर नहीं बेचेंगे, तो ये हमारा राइट है, हम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा यहां पे तो नहीं हुआ है, क्योंकि यहां पे रिजर्व प्राइस ऐसा कोई होता तो आप 5.70 वाले की भी रिजेक्ट करते, है ना। 6.10 तो इससे भी ऊपर है। अब ऐसे में कुछ कोर्ट केसेस के अंदर ये लिखा हुआ है, कुछ कोर्ट केसेस में ध्यान से सुनिएगा, वैसे तो सेक्शन 64 अपना इस पे लगता है ऑक्शन सेल पे, कुछ कोर्ट केसेस में कहा हुआ है कि ऑक्शनियर चाहे तो किसी की भी बिड को, भले ही हाईएस्ट बिड क्यों नहीं है, वो कैंसिल कर सकता है। समझिएगा मेरी बात को। ये कुछ कोर्ट केसेस के अंदर, कई सारी बुक्स के अंदर ये बात लिखी हुई है, कई सारे कोर्ट केसेस में है कि भाई ऑक्शनियर की मर्जी पे है, वो अगर चाहे तो हाईएस्ट बिड वाले को मना कर सकता है कि सर मैं आपके साथ डील नहीं कर रहा हूं, मैं तो फॉल ऑफ हैमर जिस पे देना है उस पे दूंगा मैं, तो वो 5.70 वाले को ओके कर सकता है, 6.10 वाले को नेग्लेक्ट कर सकता है चाहे तो। ऐसा कुछ कोर्ट केसेस में ऑक्शनियर को पावर दिए हुए हैं। उसी पावर का यूज करते हुए अगर मना किया है तब तो मना करना बिल्कुल वैलिड है। और रीजन भी उन्होंने दिया, भी हमने आपको 10 कंपनियों को हमने इन्वाइट किया था। अब ये जो कह रहे हैं आपको इन्वाइट नहीं किया था, तो इसका मतलब 10 कंपनियों में या तो देव नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने देव को मना कर दिया। तो क्वेश्चन में आपने से पूछा यही है कि देव जो है उसने ऑब्जेक्शन किया है, तो आपको बताना है कि भाई क्या करना है, देव के ऑब्जेक्शन का क्या होगा। तो अब उस हिसाब से मैंने आपको जैसा कहा, कई बार ऐसी 2 आंसर बनाती है, तो अगर उन कोर्ट केसेस का बेस लिया जाए तो बिल्कुल मना कर सकते हैं, और देव को यहां मना करने का राइट नहीं है कि ऑक्शन सेल वैलिड नहीं है, वो मना नहीं कर सकता है, वो वैलिड ही रहेगी, उस बेस पे होना चाहिए। अदरवाइज डायरेक्ट आंसर आपको पता ही है कि हाईएस्ट बिडर को आप मना नहीं कर सकते हो, ठीक है। सेकंड पार्ट बहुत क्लियर कट मैटर है। सेकंड पार्ट में अनदर बिट इटालियन फर्नीचर का हुआ है, उसमें 2 पार्टीज वहां पे हैं, धीर है 15 लाख का और मधु है जो आरएन एसोसिएट्स ऑक्शनियर के बिहाफ पे ही सेल कर रहा है। ये देखो आरएन एसोसिएट्स, अब सुनना, सेलर के बिहाफ पे आप ऑक्शन तभी कर सकते हो, सेलर के बिहाफ पे आप ऑक्शन तभी कर सकते हो जब आपने राइट अपने पास में नोटिफाइड कर रखा, आप इसमें दे रखा है। अगर आपने राइट नोटिफाई कर रखा है तो आप बिड में पार्ट ले सकते हो, अलाउड रहेगा, पहले से आपको नोटिफाई करना पड़ेगा। नोटिफाई नहीं कर रखा है तो फिर आप बिड में पार्ट नहीं ले सकते हो, आपको राइट्स नहीं मिलने वाले हैं। तो ऐसे में क्या हुआ, मधु यहाँ पे बिहाफ ऑफ आरएन एसोसिएट्स पार्ट ले रही है, 15.20 लाख, उसका ज्यादा है, धीर का 15 लाख है, लेकिन धीर के फेवर में ये कर दिया गया है। तो ये आंसर मुझे एकदम परफेक्ट लगता है कि हाँ ये तो सही किया है भाई, धीर के फेवर में बिल्कुल सही है। यहाँ मधु को वैसे भी पार्ट लेने का राइट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लिख दिया था
और राइट टू बिड वाज नॉट नोटिफाइड बाय देम, कि आर्यन एसोसिएट्स ने इसको नोटिफाई नहीं किया है। तो जब तक आप नोटिफाई नहीं करोगे आपकी तरफ से कोई पार्ट नहीं ले सकता है, तो इसलिए मधु को मना करना तो ठीक लग रहा है, तो धीर यहाँ पे सही है, ठीक है। तो अब देव और मधु ने आर्ग्यू किया है, तो उस हिसाब से अगर देखें तो जैसा मैंने आपको कहा मधु के लिए तो मुझे लगता है कि आर्ग्यूमेंट जो है वो बिल्कुल गलत है, इसका धीर को देना बिल्कुल सही है, नोटिफाइड नहीं है तो आपको राइट्स भी नहीं है। देव को लेकर के आईसीसी क्या आंसर बनाता है, कोर्ट केसेस के बेस पे गया तब तो भाई मना करने का राइट है, हम चाहें जिसको मना कर सकते हैं, भले हाईएस्ट बिडर है हमारे पास में राइट है। और अदरवाइज यहाँ पे हाईएस्ट बिडर के हिसाब से अगर करें तो उसी को मिलना चाहिए। तो अल्टीमेटली जो है क्वेश्चन आपसे ही पूछा गया ऑक्शन सेल जो है कंसीडर्ड लॉफुल या नहीं होगी, तो ओवरऑल अगर देखें अगर एक वैलिड और एक इनवैलिड हुई तो पूरा ही अपने को, क्योंकि अपन एक ही लॉट मान करके चलते हैं सिंगल कॉन्ट्रैक्ट की तरह से, तो अनलॉफुल हो जाएगी। तो वो डिपेंड करेगा कि भाई किस मैटर पे वो आंसर को लिखते हैं। तो आपको मैंने दोनों पॉइंट्स बता दिए कि किस तरीके से इसका आंसर जो है वो बन सकता है, ठीक है। तो मधु के फेवर में मना करना बिल्कुल सही है, तो ये तो लॉफुल है, ऊपर वाला अनलॉफुल शायद हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये एक बट ऑब्वियस है, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, तो आपको मैंने सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं, क्या स्टडी कहती है वो आपको सब बता दिया, बाकी आईसीए विल डिसाइड, अपने को उनका आंसर ही देखना पड़ेगा। बी पोर्शन डायरेक्ट है बच्चों, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पूछा है आपसे, और डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड फॉर्म, डिसोल्यूशन के मैटर पे, और कोर्ट किन केसेस में डिसॉल्व कर सकता है, खाली 3 सिचुएशन पूछी है, इंपॉर्टेंट होता ही ये क्वेश्चन, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन बच्चों, इतनी लाइंस आपको मैंने डायरेक्टली याद करवाई होंगी, डायरेक्ट लाइन से, अभी वाले सितंबर वाले भी जब इसको देखेंगे अगर वीडियो को तो उनको भी पता लगेगा। Where a party to contract refuse altogether to perform or disable from performing his part, it other party has a right to resign it. ये एग्जैक्ट दोनों लाइनें सेक्शन 39 की हैं, 39 परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, साथ में एंटीसिपेटरी ब्रीच भी है, उसके पास में चॉइस है, रिसाइन भी कर सकता है, चाहे तो कंटिन्यू भी कर सकता है, दोनों ऑप्शन उसके पास में अवेलेबल रहते हैं। ये अपने को इसके आंसर में प्रॉपर तरीके से समझाना चाहिए था, 6 नंबर का क्वेश्चन है, बढ़िया आप यहाँ पे लिख सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे आए बच्चों हम लोग, 138 का क्वेश्चन तो आना ही आना था, 10,000 का चेक इशू किया है, बैंक ने डिसऑनर कर दिया है क्योंकि उसके खाते में पैसा नहीं है भाई, तो और ओवरड्राफ्ट भी नहीं है, तो क्या यहाँ पे डिसऑनर होने में ऑफेंस बनेगा, 138 का ऑफेंस समझा दो भाई बराबर से। लेकिन दो कंडीशन है, डेप्ट का पेमेंट होना चाहिए और अकाउंट में पैसा नहीं होना चाहिए। अगर ये चेक डोनेशन के लिए दिया होता तो 138 अट्रैक्ट नहीं होता है। दो कंडीशन है ना, डेप्ट के लिए दिया है और खाते में पैसा नहीं है, डोनेशन दिया है तो डेप्ट थोड़ी हमारी, इसलिए अगर डोनेशन है, गिफ्ट है तो 138 नहीं लगेगा, ये आंसर में ध्यान में रखेंगे। देन वेजरिंग और डायरेक्ट क्वेश्चन बच्चों, और आपको चॉइस दिया हुआ है, वेजरिंग एग्रीमेंट्स आपको यहाँ पे समझा देने हैं, बहुत सिंपली आप कर सकते हो। वेजरिंग सेक्शन नंबर 30 पूरा आपने पढ़ा हुआ है। कुछ ट्रांजैक्शन जो वेजरिंग की तरह दिखते हैं लेकिन वॉइड नहीं होते हैं, याद करिए चिट फंड कंपनीज और वाले जो हमारे पॉइंट थे, ठीक है। एथलेटिक कॉम्पिटिशन जो स्किल के ऊपर है। ऑप्शन में सीधा पूछ लिया, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बता दीजिए, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 31 से 36 2-3 रूल पूछे होंगे आपसे, 3 रूल पूछे हैं तो आराम से आप दे सकते थे। चलिए आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में हम लोग पहुंच गए। सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का सीधा क्वेश्चन है बच्चों, वो एक टेबल वाला क्वेश्चन अपन ने किया हुआ है। 20 टेबल बेची थी, 5 आगे बेच दी है, वहां से वापस आ गई है तो 15 वापस कर सकते हो, 5 नहीं कर सकते हो, सेम वही कंसेप्ट है। जे होलसेलर है, बासमती राइस पे क्वेश्चन हमेशा देते ही हैं, 100 बैग ऑफ राइस बेच देता है सेल ऑन रिटर्न बेसिस के ऊपर विद इन अ मंथ ऑफ डिलीवरी। नेक्स्ट डे 5 बैग आगे बेच देता है अपने कस्टमर के को, और एक वीक बाद ही के जो है वो वापस कर देता है राइस को कि यार प्रॉपर नहीं है, राइस जो है प्राइस के हिसाब से नहीं है। अब 1 महीने का टाइम है अपने पास, 1 वीक में उसने तो वापस बता ही दिया है। रिटेलर जो है वो गुड्स वापस रिटर्न करना चाहता है, उसके पास जो पड़े हैं वो भी और 4 बैग जो के वाले भी है, तो जो के को आपने आगे बेच दिए वो रिटर्न नहीं कर सकते भाई, उसकी तो ओनरशिप ट्रांसफर हो गई आगे, है ना, वो नहीं कर सकते। बाकी बचे हुए जो बैग हैं 5 के अलावा जो 95 बैग आपके पास बच रहे हैं वो आप रिटर्न कर सकते हो। ये अपने को आंसर में लिखना चाहिए था, सेक्शन 24 सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। यहां से हमारा आंसर जाएगा और इसके साथ ही आपका पेपर यहां पे हो जाएगा पूरा। तो ये फटाफट से डिस्कस कर लिया है। ऑक्शन सेल वाले क्वेश्चन में देखते हैं ऐसी क्या कहता है, जो भी सिचुएशंस थी वो सारी की सारी मैंने आपको क्लियर यहाँ पे कर दी है। तो ये आपका पूरा पेपर है, अब फटाफट से अगले पेपर की तैयारी में मैथ्स में लग जाइए। ऑल दी बेस्ट।